बताती है मुस्लिम, तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई, मैंने कोई मुसलमानों के नजरिए से नहीं कहा है। जो जन सुराज का फॉर्मूला है, जन सुराज सिर्फ काबिल आदमी को चुनाव लड़ाएगा। हमारे लिए काबिलियत पैमाना है, लेकिन हर समाज में चुनाव तो 243 आदमी लड़ेगा और बिहार में काबिल तो लाखों लोग हैं। तो उसमें से किस समाज के कितने काबिल लोगों को लिया जाए, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि जिस समाज के लोगों की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी, उस समाज के उतने काबिल लोगों को भागीदारी मिल जाएगी। उस हिसाब से मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो करीब करीब 40 सीट पर काबिल मुसलमान आदमी लड़ना चाहिए। हमने आरजेडी को लेकर दूसरी बात कही। हमने ये कहा कि 30 बरस से जिस समाज के वोट से ये अपना लालटेन जला रहे हैं, जिस समाज के ये हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, दावा करते हैं, उसके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन अब चलो तुमको चुनौती देते हैं, तुम बता दो कि जो 40 सीट दोगे तो हम वहां पर छोड़ देंगे, हम मुस्लिम वहां पर उम्मीदवार नहीं देंगे, वहां हिंदू लड़ा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हर समाज का काबिल आदमी है। लेकिन इनका दम नहीं है। हमने कहा अगर वो चुनौती स्वीकार कर ले तो पहले देकर दिखाएं। भैया, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होता है वहां जाकर खुद चुनाव लड़ते हैं ये लोग। इनके भाई जहां चुनाव लड़े थे, जरा जाकर देखिए कि उस क्षेत्र में कितने मुसलमान, जो जितना बड़ा नेता है आरजेडी का, वो खोजता है कि यहाँ मुसलमान कितना है ताकि हमको मुफ्त का वोट मिल जाए। इसलिए ये चुनौती दी है, और अगर चुनौती स्वीकार करेंगे तो हम मान भी लेंगे। कटिहार एक जिला है, आपने सुना होगा, कटिहार में 47% मुसलमान है। वहां आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट कभी नहीं दिया है। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पर उसको टिकट नहीं देंगे, जहां मुसलमानों की आबादी नहीं होगी वहां टिकट दे देगा, हार जाएगा, और जहां मुसलमानों की आबादी होगी वहां खुद चुनाव लड़ते हैं। आरक्षण को लेकर आनंद जी जैसे लोग जुड़े सर, आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर का क्या? आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर की सोच ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान में तो इसका प्रोविजन 10-20 साल के लिए किया गया था, इसको इतना लंबा क्यों चलाया जा रहा है? तो संविधान में ये व्यवस्था 10-20 साल के लिए इसलिए की गई थी कि जब 10-20 साल में समाज के वो वर्ग सामान्य वर्गों के बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। तो आरक्षण की व्यवस्था तब तक चलनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो सामान्य वर्गों के बराबर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से उनके बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया 1980 में, तो अगर गरीबी 5 वर्ष में 10 वर्ष में नहीं हटी तो क्या गरीबी हटाने का कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा? आपको रोग है, आपको डॉक्टर ने दवा दी कि आप 2 महीना खाइए, ठीक हो जाइएगा, लेकिन अगर 2 महीना में रोग ठीक नहीं होगा तो दवा खाना छोड़ दीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है वो बनी रहनी चाहिए, तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक जिन वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर न हो जाए। जनगणना के हम पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, कोई भी गणना, सर्वे जो सरकार कराना चाहे जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी, स्थिति के बारे में जानकारी मिले, वो होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना हो जाने से सबकी स्थिति अगर सुधर जाती तो कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आजादी के बाद से अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST समाज की तो गणना हो रही है, फिर उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? बिहार में आपने जाति जनगणना करा लिया, आपने घोषित किया कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। जरा बताइए किस किस परिवार को 2 लाख रुपया मिला है भैया? भाई, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की इन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके बाद कहा कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। ये बात पत्रकार भी भूल गए, कोई नहीं पूछ रहा भाई 2 लाख रुपए का क्या हुआ, वो 2 लाख रुपया कब दोगे? जल्दी दो, जल्दी दो 2 लाख रुपया प्रति परिवार। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया हर परिवार को 2 लाख रुपया दे देंगे। कहां से दे दोगे भाई?
सैलरी का तुमको पैसा नहीं है, केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हो, तब तुम्हारा सरकार चल रहा है। ऐसी दुर्दशा आपने बिहार की बना दी है। और आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा हर परिवार को, कैसे दे दीजिएगा? और अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, हम लोग आपका करेंगे, आपका सम्मान करेंगे अगर आप ये कर दीजिएगा तो। जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उससे देश के राज्य के विकास की सारी कुंजी है वो, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि आप कहिए कि हम लाइब्रेरी में जाएंगे और जाकर बस आइंस्टीन बन जाएंगे। अरे भाई, लाइब्रेरी में किताब है, वो किताब होने से आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़िएगा, पढ़कर कुछ कीजिएगा, तब ना कुछ समझदारी होगी। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार रही है करीब करीब 50-55 साल। तो ज्ञान उनको आज हुआ है कि जातिगत जनगणना से ही देश का विकास होगा। अगर ये ज्ञान उनको पहले था तो पहले ही कर देते, हम लोग सबका कल्याण हो गया होता। और मान लीजिए कि आज उनको ज्ञान हुआ, ये भी बात हो सकती है आज उनको पता चला, आदमी हर रोज सीखता है। तो अगर आज ज्ञान हुआ है तो छोड़िए देश का बात, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में 3 जगह कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तुरंत जातिगत जनगणना कराना चाहिए और कराकर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की गरीबी को दूर कर देना चाहिए। पूरा देश नतमस्तक होकर राहुल गांधी को मान लेगा कि ये भगवान के भेजे हुए नए दूत हैं। इनके पास वो कुंजी है, वो तरीका है कि भाई जातिगत जनगणना होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा खटाखट। कल आपने कहा था कि 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार, बताइए, आप बताइए, वैसे देख लें। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देके बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा। तो उसकी यात्रा को क्या देखें भाई? तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्युता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हैं और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखियों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए,
क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहां पैदा हुए वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। राहुल गांधी पैकेज का मतलब क्या है? आपको केंद्र सरकार की योजनाओं में जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है वो 60 के बजाय बढ़ के 80 या 90 हो जाएगा। कुछ जो इंडस्ट्री यहाँ लगेगी उसमें कुछ रियायत मिल जाएगी। आपको बता रहा हूं आंकड़ा, ये आप लोग तो कुछ पढ़ते देखते हैं नहीं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर किया है, अपना पैसा, जो पैसा हम लोग को मिल सकता था। 51,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर इतने काहिल अफसर और सरकार है कि जो पैसा मिल रहा है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो पैसा आया उसमें 30% 40% चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ज्यादा चोरी करेगा, उससे कैसे सुधार हो जाएगा? भाई, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 50 गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। अगर 50,000 करोड़ के बजाय 70,000 करोड़ मिलने लगेगा तो क्या उससे बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी? भाई, आप अपना घर नहीं सुधारिएगा, अपनी पात्रता नहीं सुधारिएगा तो कितना भी कोई पानी डालेगा तो बाल्टी अगर आपका चू रहा है तो कितना भी पानी डालेगा उसमें पानी टिकने वाला है। और इनको विशेष राज्य का दर्जा का ध्यान कब आता है? जब चुनाव आता है। भाई, अभी तो एनडीए की सरकार यहाँ पर भी है और केंद्र में भी। काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हो? काहे नाटक कर रहे हो? छोड़िए विशेष राज्य का दर्जा का बात। हमने कहा कि सबको मालूम है कि अभी केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश के समर्थन से के बगैर नहीं चल सकती है, माइनॉरिटी है। आपने कहीं सुना कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई बिहार में बंद चीनी मिलों को आप चालू कीजिए, हम लोग आपको केंद्र में समर्थन देंगे? नीतीश कुमार को फुर्सत है? वो जाकर वहां दिल्ली बतिया रहा है कि हमारा मिनिस्टर कौन बनेगा, हमको सीट कैगो मिलेगा, 25 के बाद हमारी क्षमता नहीं है लेकिन 25 के बाद मुख्यमंत्री हमको खाली घोषित कर दो, हम तुमको समर्थन देंगे। आपने कहीं ये सुना कि नीतीश कुमार ने कहा हो कि चीनी मिल चालू होगा बिहार में तब हम समर्थन देंगे? आपको क्या लगता है अगर केंद्र की सरकार को ये कह दिया जाए कि बिहार के सांसद आपको तब समर्थन करेंगे जब केंद्र यहाँ के चीनी मिल चालू हो, तो चीनी मिल चालू होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बता दीजिए। अगर न भी हो, कम से कम कल एक टास्क फोर्स बनेगा, कल उस पर विवेचना शुरू होगी, कल चर्चा शुरू होगी कि चीनी मिल कैसे चालू किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, चीनी मिल चालू कराने के लिए कंडीशन काहे नहीं रखे? क्यों नहीं रखे? यहाँ पर तो आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, आपको फुर्सत कहाँ है बिहार के लोगों के बारे में सोचने का? बिहार का आदमी तो जाति के नाम पर आपको वोट देगा, आप कहिए बंधुआ मजदूर। शांति एक सवाल अभी, और बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन उनसे बड़ा दोषी भी कांग्रेस और भाजपा है। क्यों है? इसको ध्यान समझिए। लालू जी चाहे बिहार के जितने बड़े नेता हों, अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार बिहार अपने दम पर जीत कर आए हैं। बाकी सारे समय बिहार को चलाने लूटने का जो उन्होंने काम किया वो कांग्रेस की बैसाखी से किया। कांग्रेस ने वो बैसाखी लालू जी को दी कि बिहार की जनता से जनमत नहीं होने के बाद भी लालू जी 15 वर्ष तक यहाँ राज कर पाए कांग्रेस की मदद से। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको दिल्ली में 10, 15, 20 सांसदों का लालच था। 15-20 सांसदों की लालच में उन्होंने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। यही काम आज भाजपा कर रही है।
नीतीश बाबू आज तक जीवन में बिहार में कभी जीते ही नहीं है। इस विधानसभा में उनको 42 विधायक है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कैसे हैं? क्योंकि पीछे से भाजपा वाला अपना बैसाखी दिए हुए है। तो एनडीए से लड़ाई इसलिए है कि चेहरा नीतीश कुमार है और दोनों बैसाखी दिया है भाजपा वाला। 25 में भी तो ये लोग और भाजपा क्यों नीतीश को आगे किया है? 12-15 सांसदों के लालच में क्या भाजपा को नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? मोदी जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि बिहार में क्या हो रहा है? उनको सब पता है। मनमोहन सिंह को भी पता था, लेकिन उनको ये भी पता है कि 12-15 को सांसद चाहिए तो बिहार मरता हो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो करे, हमको 15 को सांसद बिहार से आता रहे, बिहार का जो होना है हो। इसलिए यहाँ के दोषी लालू और नीतीश हैं, लेकिन गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। सर, सांसद पैकेज को लेकर आपका स्टैंड हो गया। मैंने दूसरी जो पैसे की बात आपने कही, सुन लीजिए पूरी बात। जब तक ये अभियान चल रहा है उसका पैसा प्रशांत किशोर की बुद्धि से आ रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर को जब ये दल बनेगा तो मैं उसी बुद्धि को लगाकर यहाँ बिहार में ये व्यवस्था बना रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग से जन सुराज में स्वच्छ तरीके से पैसा चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उसको अभी उसका प्लान भी आपको बता देते हैं। जन सुराज का लक्ष्य है कि 2 तारीख को जब दल बने तो बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए 13 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में, 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया लिया जाएगा। मैं ये व्यवस्था बना रहा हूं बैंकों के जरिए। आप मोबाइल से अपने गांव से यहाँ गढ़हनी में, अगियाओं में, भोजपुर आरा में बैठकर आप जनसुराज को 100 रुपया भेज पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया दे दिए तो जनसुराज के पास कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। और 200 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए काफी नहीं है। और 100 रुपया अगर आपको कोई ये विश्वास दिला दे कि 100 रुपया साल का देने से आपको राशन कार्ड के लिए 2000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपया देने से बालू शराब माफिया खत्म हो जाएगा, 100 रुपया देने से आपको इंदिरा आवास में 30,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई बेहतर हो सकती है, तो कौन आदमी 100 रुपया नहीं देगा? आप बताइए। वो व्यवस्था जन सुराज बना रहा है। ये लोगों को क्या पता चलेगा? 2011 से पहले इनको पता था कि सोशल मीडिया भी कोनो चिड़िया का नाम है जिसका इस्तेमाल चुनाव में भी हो सकता है। इस देश में सोशल मीडिया के बड़े बड़े जो तीरंदाज आज बन रहे हैं, कैमरे पर आपको कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी चुनाव में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं, इसी बिहार के लड़के ने सिखाया कि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि कैसे बिहार की गरीब जनता अपने मोबाइल के जरिए अपने घर में बैठकर वो पैसा चंदा इकट्ठा करेगी, जिससे बिहार में एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में मदद मिलेगी। प्रशांत जी होगा, आप देखते जाइए। लेकिन सर लोकसभा चुनाव जो है वो मोदी के नाम पे लड़ा जाता है और बिहार का परिप्रेक्ष्य अलग होता है सर, समीकरण अलग होता है सर। मेरे और बिहार के लोग तो दिलों को कितना बदल पाएंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। भाई ये आकलन करने के लिए तो आप जैसे लोग बैठे हैं समाज में। हम तो शादी में घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा की तरह है, हम तो चल दिए। आपको देखना है कि बारात को अच्छा लग रहा है कि नहीं और बारात में कितने लोग हैं। लेकिन पिछले 2 बरस से जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं, अगर आपने जो बात बताई वही परंपरागत सोच, वही परंपरागत मूल्य, वही परंपरागत तरीकों का ही प्रभाव है, तो जन सुराज में हजारों लोग जुड़ कौन रहे हैं? ये आप बताइए। आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी ये देखा हो कि रूलिंग पार्टी, आज अभी भाजपा और जदयू रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी और मुख्य विपक्ष आरजेडी, उनके दलों के नेता अपना दल छोड़कर, अपना पद छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं जो कि अभी दल बना भी नहीं है। ये इस सोच की ताकत है। अभी दल बना नहीं है और तीनों चारों दल जो कि परंपरागत राजनीतिक के ध्वजवाहक हैं, उनके यहाँ खलबली है जो आपको भी दिख रही है। चिट्ठी जनसुराज ने नहीं निकाला है कि जनसुराज के लोग आरजेडी में मत जाओ, चिट्ठी आरजेडी ने निकाली है लालू जी के राजनीतिक और सिद्धांतिक मूल्यों का हवाला देकर कि मेरे भाई प्लीज छोड़कर मत जाओ, जनसुराज में मत जाओ। फोन जदयू और भाजपा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कर रहे हैं, जनसुराज वाले नहीं कर रहे हैं। सप्लीमेंट क्वेश्चन है,
पूरा प्रश्न है कि गठबंधन की राजनीति देश और बिहार में है और नए नेतृत्व को पनपने नहीं दे रहा है। सत्ता आज मतलब सत्ता और विरोध यहाँ है ही नहीं। इस गठबंधन की राजनीति का क्या काट आपके पास हो सकता है? बिल्कुल काट बना दिया। आपने बनाया 3 दल का गठबंधन, किसी ने बनाया 5 दल का गठबंधन, हमने बनाया बिहार के 1 करोड़ लोगों का गठबंधन। दल नहीं बनाया, दल तो अभी बना कहाँ है। फिर मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बिहार नहीं देश के इतिहास में कभी अगर ऐसा हुआ हो कि दल बनाने से पहले 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हो, ऐसा अगर आपके पास प्रमाण हो तो हमको दिखाइए। दल बनाने से पहले कोई 3 वर्ष पैदल चला हो, आप मुझे बताइए। यहां दल कैसे बनता है? जिसको दल बनाना है दल बना दिया, कहा भैया हम हो गए अब इसके नेता और इसके बाद होंगे हमारे बेटा। आज जितना बिहार का जनता है तुम झंडा लेके ढो। यहाँ दल बनाने के लिए 3 वर्ष 2 वर्ष से हम पैदल चल रहे हैं, 1-1.5 वर्ष अभी और चलेंगे। ये भी घोषणा की कि दल बनने पर ना इसके हम नेता बनेंगे, ना नेता हैं ना बनेंगे। 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, यही बिहार की जनता जिसको आप बता रहे हैं कि जातियों में बटा है, अपराधीकरण है, बाहुबल है, जिसको समझ नहीं है, जो अनपढ़ है, जो 500 रुपए पर बिक जाता है, यही बिहार की जनता मिलकर एक साथ बैठकर बिहार के सबसे काबिल 20-25 लोगों का नेतृत्व चुन कर देगी। और तब आप कहिएगा कि देखिए अच्छा बिहार में ये भी थे। अभी आप लोग कह रहे हैं अच्छा बिहार का कोई लड़का आनंद मिश्रा भी था, ये आए हैं तब ना आपको दिखा है। आपको कहां पता था कि असम में जो सबसे बढ़िया IPS अफसर है वो बिहार का लड़का है। ऐसे लोगों को गांव-गांव से, जैसे हम रोज कहते हैं, जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, दही में मक्खन है आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। तो बिहार का समाज भी उस जमे हुए दही के जैसा हो है, जिसमें मक्खन है, जिसमें अच्छे लोग हैं। समाज को मत कर अच्छे लोगों को निकालने की जरूरत है। मैं अंतिम बात आपको बताऊं, जब लोग कहते हैं ना भैया कोई अच्छा बचा ही नहीं, हम पूछते हैं ये बताओ कि गांव देहात शहर में 100 में 1 आदमी अच्छा बचा है कि नहीं बचा है? तो कहता ना 100 में 1-2 तो अच्छा है ये। तो अगर 100 में 1 आदमी भी अच्छा बिहार में बचा है तो 15 लाख लोग हुए। हमको तो बिहार सुधारने के लिए 10,000 लोग चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 100-150 अच्छा विधायक चाहिए, बिहार सुधारने के लिए 5,000 10,000 बढ़िया मुखिया सरपंच चाहिए। अगर 100 में 1 आदमी भी समाज में अच्छा बचा है तो बिल्कुल इसको किया जा सकता है। इसमें जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 242 नहीं, याद रखिए 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहले से ना राजनीति में हैं या ना राजनीति में कभी चुनाव लड़े। नए लोग आपको दिखेंगे, वो समाज से मत कर निकाले गए लोग होंगे। उनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हमने समाज में जारी की है। आपने अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, आपने कभी ये पढ़ा सुना कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का टिकट कौन देता है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होंगे, टिकट कौन दिया? ये टिकट देने की एक प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। वहां पर जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार होना है, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होना है, वो अपना एप्लीकेशन देता है, वो खड़ा होता है और समाज के सामने अपना प्रोग्राम बताता है कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हमारा समर्थन कीजिए, हम अगर उम्मीदवार बनेंगे तो हम ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी को हराएंगे और ऐसे अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था जनसुराज बिहार में लागू करेगी। किसके साथ चुनाव बता आ रहे हैं किसके साथ होगा। अब बहुत तुरंत 2020 का जमाना है, आप लोग को तुरंत आंसर चाहिए। अभी पूछा कैंडिडेट का मानक क्या होगा, मानक सुनने से पहले किसके साथ चुनाव होगा, वो जब तक बताएंगे नहीं तब बताइए कि अभी कैबिनेट में कौन आएगा। तो जनसुराज भी हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 7 ऐसे लोगों का नाम दिसंबर से पहले जारी करेगा, जिसको हम संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ताकि क्षेत्र की जनता 1 बरस तक उस शख्स के साथ काम करके, देखकर, सुनकर, परखकर, और हर 3 महीना पर उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि ये जो 7 हैं इसमें क्षेत्र की जनता, आगियाओं की जनता, बड़हरा की जनता बता रही है कि ये आदमी सबसे अच्छा उम्मीदवार है। और 1 बरस के इस प्रयास के बाद जो नंबर 1 पर आया, जिसको क्षेत्र की जनता ने चुना, वही जनसुराज का उम्मीदवार हो गया।
तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। आपने पूछा चुनाव लड़ाई किससे होगी? लड़ाई स्वाभाविक है एनडीए से होगी। इसलिए होगी एनडीए से कि अभी अगर लोकसभा का चुनाव का नतीजा देखिए तो करीब 176 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए आगे है। तो हम लोग की लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए से होगी। आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर का दल होगा। तो सवाल है भाई, ऐसा है कि मैं ऐसे उन लोगों में से नहीं हूं जो मानता है कि सब कुछ हम ही को पता है। अगर हम ही को सब पता होता तो हमको गांव-गांव पैदल चलने की जरूरत क्या थी? आप में से कई लोगों को लग रहा है कि पहले जो मैं काम करता था और अब मैं जो काम कर रहा हूं इसमें फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि पहले मैं दल और नेताओं को बताता था कि आप अपने दल का संगठन बेहतर कैसे बनाइए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, कौन से मुद्दे जनता के पास लेकर जाइए, किसको टिकट दीजिए, चुनाव का प्रबंधन कैसे कीजिए, प्रचार कैसे कीजिए, सोशल मीडिया कैसे चलाइए ताकि आप चुनाव जीतिएगा। काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले दल और नेता के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता को गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, जाति नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार में अगर नया विकल्प बनाना है, नई व्यवस्था बनाना है तो तुम आओ, साथ में जुड़ो और तुमको ये दल बनाने में, नया विकल्प खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में जो मदद चाहिए वो जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर देंगे। वही काम कर रहे हैं। सर, आपके ओपोनेंट लगातार फंडिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आखिर पैसा कहाँ कमा लिया कि इतने सारे लोगों को। अब पहले भाई ऐसा है कि अपोनेंट से पहले पूछ लीजिए कि अभी तक तो ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि बड़े बड़े नेताओं को सलाह देते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। अगर वो बात ठीक है तब तो हमारे पास पैसे की कमी होनी ही नहीं चाहिए। हम तो 1-2 को नहीं 10 गो राज्य में सरकार बनवाए हैं, हमको पैसे क्या कमी है? और अगर वो बात सही नहीं है तो पहले मानो कि पहले झूठ बोल रहे थे। हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन से पदयात्रा कर रहे हैं उस दिन से बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन जगहों से आ रहा है, उन लोगों से के पास से आ रहा है जिन लोगों को पिछले 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है, उनकी मदद की है, उनको जिताने में मदद किया है, उनकी सरकारें बनवाई हैं। पैसा उनसे आ रहा है। पैसा सरस्वती से आ रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, जिसके पास सरस्वती जहां है वहां लक्ष्मी की कोई कमी हो नहीं सकती है। पैसा प्रशांत किशोर के बुद्धि से आ रहा है। प्रशांत किशोर अपनी बुद्धि को गिरवी रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ये जाकर कह रहे हैं कि हम तुमको हर तरह का सलाह देंगे, जो जरूरत पड़ेगी सलाह देंगे, तुम हमारी पैसे से मदद करो। क्यों करो? हमको अपार्टमेंट नहीं बनाना है, हमको यहाँ मॉल नहीं खोलना है, हमको बेनामी संपत्ति नहीं बनाना है। पैसा इसलिए चाहिए कि बिहार में गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके सामने बालू माफिया है, शराब माफिया है, ये लूट कर बैठे हुए बड़े बड़े दल हैं, कैसे चुनाव लड़ेगा? पैसे की वजह से कोई गरीब का बच्चा पीछे न छूट जाए, इसके लिए हमने जाकर कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा का चिंता जनसुराज करेगा। ये लोग क्या कहेगा जो पैसा लेके टिकट बेचता है, ये हमसे क्या बात करेगा? आप लोग पत्रकार हैं, कभी आपने पूछा कि आरजेडी के पास पैसा कहां से आता है? जदयू वालों ने पैसा कहां से कमाया है? भाई प्रशांत किशोर तो पहले कुछ बिहार से बाहर करते थे। इन दोनों दलों की कोई हैसियत नहीं है बिहार के बाहर, तो बिहार में इनके पास पैसा आया कहां से? इनके पास पैसा आता है बालू और शराब माफिया से, इनके पास पैसा आता है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से, इनके पास पैसा आता है जो आपके हमारे बच्चों का हक लूट कर ले जाते हैं, उससे ये राजनीति करते हैं। इनका हिम्मत है कि हमसे बोलेगा कि पैसा कहां से आता है? हम पैसा चोरी के, कोई बिहार का आदमी खड़ा होकर बता दे 1 रुपया भी प्रशांत किशोर ने किसी से लिया हो, अगर एक किसी का मैंने चाय भी पिया हो तो बता दे। लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर बता रहे हैं कि तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे आशीर्वाद से इस जगह पर है, तुम पैसे की चिंता मत करो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करो, हम तुम्हारे लिए पैसा ला कर देंगे। कैसे नहीं देंगे? ये भारत, सुनिए एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल के बने, वो चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो, नीतीश का हो, कांग्रेस का हो, सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही यहाँ सांसद विधायक बने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समाज में डर बैठा दिया है कि बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारा जात होना चाहिए, बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए,
बिहार में राजनीति करना है तो तुम्हारे पास बाहुबल होना चाहिए। कोई लालू जी से पूछे, जिस दिन बिहार ने आपको नेता बनाया था, आप कितने बड़े बाप के लड़के थे? कब कहां से पैसा आया था आपके पास? नीतीश जी टाटा बिरला के लड़के थे जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे। जब कुर्सी पर बैठ गया उसके बाद लूट कर पैसा भले कमा लिया। समाज ने जिस दिन पैसा उनको नेता बनाया उस दिन उनके पास पैसा नहीं था। तो पैसा पेट्रोल है। गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी ही ना हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठ के कहां जाइएगा? हम पैदल चल रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, तो समाज पैसे की व्यवस्था भी करेगा। और एक अंतिम बात, कितने लोग इन पार्टियों से आ रहे हैं? अरे आप पत्रकारिता करते हैं तो सवाल पूछने से पहले थोड़ा बहुत अध्ययन करके पूछना ही चाहिए। अरविंद, मैं कम से कम 2 वर्ष में 50 जगहों पर मैंने ये बताया है कि प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अन्ना के आंदोलन से। प्रशांत किशोर का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। इसलिए नहीं कि अन्ना के आंदोलन में क्या हुआ कि जेपी के आंदोलन में क्या हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास को दुनिया में आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आज तक फ्रांस की क्रांति को, आंदोलन को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज के सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन जो है, इसको समझिए, आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। उस हथियार से आप बड़े से बड़े नेता को हरा सकते हैं, सल्तनत को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उखाड़ सकते हैं। उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते। यहाँ बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ, उससे तब की सरकार, दिल्ली की सरकार, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, लेकिन उससे देश और बिहार में नए समाज का सृजन नहीं हुआ। जन सुराज में हमने कोई आज तक धरना प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद का कॉल नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं करा, किसी अधिकारी के कार्यालय पर जाकर धरने पर नहीं बैठे, ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो, किसी नेता के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना जाकर बोले कि तुमने भैया जिस चीज के लिए आज तक वोट दिया वो तुमको मिला, तुमने एक ही चीज के लिए जीवन में वोट नहीं दिया है, वो है अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की बात। तुमने वोट दिया मंदिर के लिए, तो तुम्हारे वोट से ही मंदिर भले अयोध्या में बना है, तुम्हारा वोट का ताकत है कि मंदिर वहां बना है। तुमने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। तुमने लालू जी को वोट दिया गरीबों को, पिछड़ों को आवाज के लिए, तो लालू जी का चाहे जितना जंगल राज हो, उसमें और कुछ हो चाहे नहीं, गरीब और पिछड़ों को, वंचितों को आवाज मिल गई। नीतीश को आपने वोट दिया बिजली के लिए, तो नीतीश के राज में कितना भी बिहार में बदहाली हो, बिजली घर घर आ गई। लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए, वोट की इस ताकत को समझिए। आपका पूरा दिमाग इसमें लगता है कि वोट किसको दे। जन सुराज ये कह रहा है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है कि वोट किसको दे, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए दे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो। 2 बरस के मेरे वक्तव्यों में आप कहीं दिखा दीजिए कि हमने लोगों को कहा हो कि वोट जन सुराज को दो। हम ये कह रहे हैं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई, परवरिश और उनके रोजगार के लिए दो। मंदिर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। यही बात बता रहे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी से इसमें क्या कंपैरिजन है? आम आदमी मिलता जुलता, आपका चेहरा भी हमसे मिलता जुलता है। तृणमूल भी बना होगा तो उससे भी कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। डीएम के भी कभी बना होगा द्रविड़ियन आंदोलन से, तो भी आपको कुछ मिलता जुलता दिखेगा। मिलता जुलता क्या होता है भाई? वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जहां कुछ लोगों ने ये कहा कि हम वो जानते हैं कि ये कानून लाने से भ्रष्टाचार रुकेगा। हम कह रहे हैं भैया हमको कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल उसका उलट बता रहे हैं और आपको उसको मिलता जुलता दिख रहा है। हम कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।